देखिए, हम आज बात करने वाले हैं पीएनएसटी, एमपी पीएनएसटी 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। कितने जो है स्टूडेंट इसमें बैठे थे, पार्टिसिपेट किया था, किस कॉलेज के लिए यानी किस लेवल के लिए जो है आपका एग्ज़ाम हुआ है, कितनी इसमें सीट है, क्या एग्ज़ाम का शेड्यूल रहा है, क्या नंबर आप लोगों ने लाया है, नॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होगा, आपकी सारी क्वायरीज जो आ रही हैं, जो डाउट्स आप लोगों के आ रहे हैं, सर हमारा 70 नंबर लाए हैं हमने, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, 50 नंबर लाए सिलेक्शन होगा नहीं होगा, नॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, दावा पत्र कब तक देना है, इन सारी डाउट्स के लिए अपन ये वीडियो यहाँ पर लेके आए हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से समझ कर देखिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, 15 नवंबर तक रिजल्ट आने हैं, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो इस बात को समझने के लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से बिना स्किप किए देखिएगा। सारा वीडियो, बहुत छोटा सा ही वीडियो बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान समझिए। तो हम बात कर रहे हैं आज एमपी पीएनएसटी 2022 का जो पेपर हुआ, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सारी जो भी क्वारीज है, इन सबको लेकर के मैं यहाँ पे वीडियो के लेकर के आपके लोगों के सामने आया हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और समझ। ठीक है, तो अपने आप लोग जो इस एग्जाम में बैठे थे, आप लोग जो एग्जाम दिया है, इसमें लगभग जो कैंडिडेट बैठे हैं, है ना, उसमें आप लोगों को आइडिया है। ठीक है, जो है जो कैंडिडेट बैठे हैं वो लगभग 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 जो है 80,000 स्टूडेंट ने इस एग्जाम को दिया है। हो सकता है ये 5,000 आगे पीछे हो सकता है, जो 80 का आंकड़ा है वो 75 हो सकता है, 85 भी हो सकता है, पर लगभग लगभग 80,000 लोगों ने एग्जाम दिया, कैंडिडेट ने एग्जाम दिया हुआ। जो एग्जाम हुआ था वो डीएमई के लिए हुआ था। ठीक है, डीएचएस के लिए फिलहाल एग्जाम नहीं हुआ है, डीएमई के लिए एग्जाम हुआ है। डीएमई का मतलब है ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज में ये एडमिशन होंगे, और जिसके लिए सीट जो है वो 810 सीट है। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम आप लोगों ने दिया है, लगभग लगभग 80,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, लड़कियों ने एग्जाम दिया नर्स बनने की, नर्सिंग कोर्स करने के लिए। ठीक है, तो 810 सीट पर एग्जाम होना है, और ये एग्जाम 10 शिफ्ट में हुआ है, जैसा कि आप लोगों को पहले पता था। फॉर्म भरते समय कहा गया था जो 17 और 18 अक्टूबर को 2 दिन में 4 शिफ्ट में पेपर होना तय था। परंतु काफी सारे लोगों ने जो है एग्जाम भरा। जनरली 30 से 23 हजार लोग फॉर्म भरते थे हर साल, पर इस साल क्या हुआ कि 80,000 लोगों ने फॉर्म भरा और एग्जाम दिया है। ठीक है, क्योंकि इस बार पिछले बार एग्जाम नहीं हुआ था, तो 2 साल का एग्जाम रुका हुआ था, इसलिए यहाँ पे ज्यादा जो है कैंडिडेट ने अपेयर किया है, इसको एग्जाम दिया है। ये एग्जाम जो है 4 दिनों में 10 शिफ्ट में हुआ है, और हम यहाँ इसकी बात करने वाले हैं। आपको थोड़ा बता दूं मैं कि जो 19 का और 20 का, ये जो तीनों दिन के फर्स्ट फर्स्ट शिफ्ट के पेपर हुए हैं वो काफ़ी टफ हुए हैं। जैसा कि हमने बात की है स्टूडेंट से, हमारे संपर्क के स्टूडेंट थे, और जैसा कि देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि ये 3 पेपर जो है, ये 3 दिन के जो पेपर थे पॉली के, वो बहुत टफ थे, इसमें बहुत कम स्कोरिंग हुई है। और 21 तारीख के जो दोनों शिफ्ट के पेपर है, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोरिंग, मतलब इनकी तुलना में जो है ज़्यादा स्कोरिंग हुई, काफ़ी लोगों ने अच्छे नंबर इसमें लाया हुआ है। और बाकी जो पॉली है उसमें एवरेज मार्किंग रखी है। तो यहाँ पे देखो यही बात होगी कि हो सकता है कि इन पॉली में जिन लोगों ने 60 नंबर लाया हो, और इस पॉली में जिन लोगों ने 80 नंबर लाया हो, इनको इक्वल किया जाएगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ अभी। तो 4 दिनों में आपके 10 पॉली में ये पेपर हुए हैं, और पेपर काफी टफ आए हैं। जैसा हर साल आते थे, अभी तक आते थे, वैसे पेपर नहीं आए हैं, है ना। नीट ने एग्जाम नहीं लिया है, पर नीट के लेवल से पेपर आया है ना, या तो सुनने में आ रहा है, आपने पेपर दिया, आप लोगों को पता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है, जो पेपर आया है वो काफी टफ रहा है। फिजिक्स, अभी तक क्या होता था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश के 30-30 क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट आते थे पेपर में, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार क्या हुआ है कि सारा कुछ जो है 150 नंबर का जो है सब मिक्स कर दिया, मिला के दिया था, अलग अलग क्वेश्चन में नहीं दिया था। तो ये भी एक थोड़ा सा विषय रहा दिक्कत वाला, और कम नंबर आए हैं आप लोगों के। ठीक है, तो और टाइम भी काफी कम मिला था तैयारी के लिए। वैसे आप लोगों को पहले से पता था कि एग्जाम होना है, ठीक है, 8वीं तक होने वाला है, तो तैयारी में थे, पर थोड़ा सा अचानक से हो गया, क्योंकि आगे पीछे ये कोरोना पेंडेमिक की वजह से एग्जाम का शेड्यूल बिगड़ गया था, इसलिए भी थोड़ी सी दिक्कत हुई है। तो यहाँ पे काफी टफ पेपर हुए हैं, काफी 10 पॉली में एग्जाम हुए हैं, और मेरा ऐसा मानना है, मेरा अनुभव ऐसा बोलता है कि कट ऑफ जो है नेक्स्ट, पिछले बार कट ऑफ गया था उससे भी बहुत नीचे आएगा, काफी नीचे इस बार कट ऑफ रहेगा। तो काफी कम नंबर वालों की भी सिलेक्शन जो है हो जाएंगे। जो पिछले बार का कट ऑफ था 2020 का, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम में ही 2 4 5 नंबर कम में ही सिलेक्शन होंगे। हम बात करेंगे अभी इसके बारे में कि कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, इसको मैं एक सरल सी परिभाषा में, बातों में आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। रिजर्वेशन का ध्यान रखते हुए, जो SC ST OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी है, इन सब का ध्यान रखते हुए ये जो बीच में 10 आपके शिफ्ट में पेपर हुए हैं, इन 10 शिफ्ट के पेपर में जो अपने नंबर लाया है उनको इक्वल करने का जो प्रोसेस है, उसी को नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, पर रिजर्वेशन का ध्यान रखते हुए। सभी के जितने भी परसेंटेज है, ST का जो है
17% है, 16% रिजर्वेशन किसका एससी का है, 27% ओबीसी का है, 10% ईडब्ल्यूएस का, जनरल का। तो इन सबका रिजर्वेशन को ध्यान रखते हुए सारे शिफ्ट के जो नंबर आए हैं, आप लोगों के जो नंबर आए पेपर में, उनको इक्वल करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नॉर्मेशन बोलते हैं। यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा, आप इस बात को समझिए थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे इस बात को समझ लीजिएगा, यदि किसी ने इन इन तीन शिफ्ट में 60 नंबर लेके आया है, ठीक है, और इन शिफ्ट में किसी ने 80 नंबर लेके आया है, ठीक है, 21 तारीख की दो शिफ्ट में 80 नंबर लेके आया है, तो ये 60 वाले को 70 और 80 वाले को भी 70 पे लाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है, 70 में इक्वल करने का प्रयास किया जाएगा। इसी को नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं करता है, इसके लिए पीईबी के पास सॉफ्टवेयर होता है, व्यापम के पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर ये काम करता है, सॉफ्टवेयर में सारा डाटा फिट रहता है, उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें कोई व्यक्ति विशेष किसी के लिए आगे किसी के लिए कम नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। पर अब इसमें एक बात ये आती है कि कैंडिडेट बोलेगा कि सर मैंने 80 नंबर लाया, मेरे 70 हो जाएंगे, तो ये तो मेरी मेहनत पे, मतलब जो जो मैंने मेहनत की है, जो नंबर लाए हैं मैंने मेहनत से, वो नंबर कम हो जाएंगे, और जिसने कम नंबर लाए उसके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, जिसके ज़्यादा नंबर है उसके ज़्यादा ही नंबर रहेंगे, जिसके कम नंबर उसके कम ही नंबर रहेंगे। वो 70 जरूर आएगा, इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि 80 नंबर लाने वाला यदि 70 नंबर लाता है, तो 60 नंबर लाने वाला जो है उसका 68 ही नंबर होगा, मतलब उससे ये आगे ही रहेगा, ठीक है। और नॉर्मेशन में आपने देखा है, जैसे मान लीजिए आप 80 क्वेश्चन करके आए, पर आपके नंबर हो सकता है कि 78.2 ऐसा कुछ जो है पॉइंट में नंबर आते हैं। तो जो पॉइंट में नंबर आते हैं वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के कारण ही होता है। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, वो आपने जब फॉर्म भरते जो रूल बुक था वहां पे दिया है कैसे, ठीक है, ये प्रोसेस होता है। यहाँ पे एक बात और समझने वाली है, यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो सबके लिए इक्वल है, ठीक है, और ये सबको इक्वल करने की प्रोसेस होती है। एक्चुअली होता ऐसा है कि आपने जिन 10 शिफ्ट में ये पेपर दिया हुआ है, जिन 10 शिफ्ट में ये पेपर दिया हुआ है आप लोगों ने, उसमें ये जो है 3 लोगों को जो है काफी टफ पेपर आए हैं, आप लोगों को इजी पेपर आए हैं। तो ये तो सही बात नहीं हुई, क्योंकि एग्जाम में तो ये होना चाहिए कि सबको बराबरी का चांस मिलना चाहिए, इसलिए नॉमिनेशन का प्रोसेस करते हैं और सबको बराबर लाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे ये कहना कि जिसने 80 नंबर आज लाया है उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, और जिसने 60 नंबर लाया उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 60 वाला 70 पे चल जाएगा, 80 वाला भी 70 पे पहुंच जाएगा, 70 पे दोनों का सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे ये बात समझ लीजिए कि 60 नंबर वाला जिसने 60 नंबर लाया है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, उसका सिलेक्शन हो सकता है। और जिसका सिलेक्शन 80 नंबर जो लेके आया उसका सिलेक्शन होगा ही, ऐसा भी नहीं है, हो सकता है वो कम हो जाए कैटेगरी के चलते, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन भी डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो जिसके नंबर अभी कम है उसके नंबर बढ़ सकते हैं, और ये बात बिल्कुल समझ लीजिएगा। 18, 19, 20 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में जिन लोगों के पेपर हुए हैं उनके 5 से 7 नंबर, 8 नंबर बिल्कुल बढ़ने वाले हैं, ये समझ लीजिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ना, यहाँ पे देखिए 18, 19, 20 इनके फर्स्ट शिफ्ट में जिन लोगों के पेपर हुए हैं उनके यदि मान लीजिए 60 नंबर है, तो वो ये मान चलिए कि उनके 65 से 68 नंबर हो जाएंगे, 5 से 7 नंबर जो है, 8 नंबर जो है इनके बढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए। और इनके जो यहाँ पे ज्यादा नंबर लेके आए हैं, 21 अक्टूबर का जो पेपर हुआ, जो 2 शिफ्ट में लास्ट पेपर में लास्ट डे में पेपर हुए थे, इनके यदि यहाँ पे नंबर 80 है तो इनके नंबर कम हो जाएंगे, इनके नंबर 75, 72 नंबर हो जाएंगे, है ना। इस शिफ्ट वालों के नंबर कम होंगे और इन शिफ्ट वालों के नंबर बढ़ेंगे, और ये जो शिफ्ट वाले नंबर है इनके नंबर 1-2 नंबर आगे पीछे जो है होंगे, ठीक है। तो इन 4-5 शिफ्टों में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। तो ऐसे लोग जिन्होंने इन शिफ्ट में नंबर दिया उनके ये वही समझिए 5 से 8 नंबर बढ़ा के चलिए, और यहाँ पर 5 से 8 नंबर कम करके चलिए, और बाकी जो शिफ्ट है इसमें जो है 2 से 3 नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो जो 60 वाला है वो ये ना सोचे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वो 60 वाला 68 में पहुंच जाएगा, हो सकता है 70 में ही पहुंच जाए, है ना, उसका सिलेक्शन हो सकता है। 80 वाला जो सोच रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, जनरल वाला 80 वाला है और वो सोच रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो 70 में आ गया, पता चला कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये कोई भी बात हो सकती है। तो अभी इंतजार कर लीजिए, 15 तारीख तक जो है, 15 दिन लगभग इंतजार कर लीजिए, और 15 नवंबर तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे। मैं इसके बारे में आगे बात करने वाला हूँ। तो ये है नॉमिनेशन का प्रोसेस। अपन अब बात करते हैं यहाँ पे, जो आप लोगों ने एग्जाम दिया है उस एग्जाम में 80 के ऊपर नंबर लाने वाले बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 80 के ऊपर नंबर लाए थे, बहुत कम है, गिने चुने लोग हैं, लगभग 20% लोगों ने एग्जाम दिया है। 70 और 60 के ऊपर लाने वाले लोग भी जो है बहुत कम है। ज्यादातर लोगों के नंबर जो है 50+, 50 के ऊपर, 52, 65, 70, मतलब 50 से 70 के बीच है, 50 से 70 के बीच में ज्यादातर लोगों के नंबर है, और 70 के ऊपर बहुत कम लोगों के हैं। और जिनके 50 के नीचे है वो तो उम्मीद ही ना रखें कि ज्यादातर लोग 50 के नीचे नंबर लाने वाले हैं, और उनका सिलेक्शन तो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से होना नहीं है। 50 के नीचे वाला यदि बढ़कर के 55 भी चल जाता है तो शायद ही चांस है, क्योंकि 50-55 के ऊपर जिसके नंबर है ना, उसी के चांस है ना, वो जो है काउंसलिंग में भाग ले सकता है, उसका सिलेक्शन होने के चांसेस है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है सारी। देखिए, तो पीएच 2022 फॉर्म, यहाँ फॉर्म की हम स्पेशल बात कर रहे हैं। आप लोगों के डाउट है सर क्या इस बार फॉर्म आएंगे फिर से, अभी नवंबर दिसंबर 2 महीना बाकी है, तो 2022 का, अभी तो 2021 का आपने एग्जाम दिया है, तो 2022 का आने वाला है।
ऐसा कुछ। तो हम इस संभावना की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अभी जो एग्जाम हुआ है, आपने जो एग्जाम दिया है वो किसका दिया है, डीएमई का 810 सीटों के लिए आपने एग्जाम दिया है। ये जो सीट है 810 सीट है, और ये जो एग्जाम हुआ है एक्चुअली 2021 का एग्जाम जो 2022 में हुआ है, कोरोना की वजह से ये लेट हो गया है, सत्र जो है लेट चल रहा है, सब डिस्टर्ब सब तहस नहस हो गई सारी व्यवस्थाएं। तो ये जो है 2021 का एग्जाम 2022 में हुआ था। जो 21 में जो काउंसलिंग हुई थी 2020 की काउंसलिंग थी, जो 21 में हुई थी, 21 का एग्जाम जो 21 में होना था पर नहीं हो पाया कोरोना के चक्कर में, तो 22 में हो रहा है, ठीक है। तो कई लोगों का कहना यह है कि सर अभी डीएमई 2021 का फॉर्म मतलब आया है, तो डीएमई 2022 का भी फॉर्म आएगा क्या, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। ये बात को समझ लीजिए आप, ये फॉर्म नहीं आएगा इस साल, तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। डीएमई 2022 का फॉर्म, आप लोग दिमाग लगा रहे हैं कि डीएमई 2021 का एग्जाम हुआ है तो डीएमई 2022 का एग्जाम भी अभी होने होगा, तो ऐसा बहुत गुमराह मतलब बहुत मिसगाइड हो रहे हो आप लोग। और कई लोगों को हो सकता है कहीं पे देख रहे हैं आपको बता रहा है आपको, तो बिल्कुल भी गलत नहीं समझ लीजिए। डीएमई 2022 का फॉर्म बिल्कुल अब नहीं आएगा, क्योंकि एक बेच के ऊपर दूसरा बेच नहीं हो सकता, है ना। जो अभी 2021 का बेच स्टार्ट होगा, एक्चुअली 2021 का बेच होना था स्टार्ट अक्टूबर नवंबर से, अक्टूबर से हो जाना था, पर ये लेट चल रहा है 1 महीने 2 महीने के लिए। तो अभी जो ये बेच है, ये बेच बनेगा दिसंबर से, दिसंबर जनवरी से बेच बनेगा, तो इसके ऊपर ही दूसरा बेच नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा सारी चीज़ों की व्यवस्था होती है, सारा जो है हॉस्टल मैनेजमेंट और सारी चीज़ों की मैनेजमेंट होती है। जितनी भी सीट है ना, लगभग लगभग 120 जो 810 सीट है, तो 810 सीटों का मैनेजमेंट है, उसके ऊपर 810 और दूसरी सीट लाके लेना, तो फिर सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी, तो संभव नहीं है। 2022 का डीएमए का फॉर्म बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, 2022 का फॉर्म 2023 में अगले साल आएगा, ये हो सकता है, पर 2022 का फॉर्म अभी नवंबर दिसंबर इस साल तो बिल्कुल नहीं आने वाला, ये समझ लीजिए। हाँ, एक चांसेस है कि यहाँ पे अभी देखो, जैसे आपने जो एग्जाम दिया है वो डीएमई का दिया है, तो हो सकता है कि डीएचएस 2021 का जो 22 में ये फॉर्म आ सकता है, ये फॉर्म हो सकता है, संभावना मैं बोल रहा हूँ आ सकता है, बिल्कुल आएगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चांसेस है, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ है वो डीएमई का हुआ है, डीएचएस का नहीं हुआ है, तो है ना। तो 2021 का फॉर्म जो कि 2022 में जैसे अभी डीएमई का आया, उसी प्रकार से डीएचएस का आ सकता है, क्योंकि वैसे तो ये साथ में हो जाना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों नहीं हुआ, तो जो भी कारण है, तो डीएचएस के फॉर्म जो है वो आ सकते हैं अभी नवंबर दिसंबर इस सत्र के, मतलब 2022 में, ये नवंबर दिसंबर में 2 महीने के अंदर हो सकता है आ जाए। क्यों, और यहाँ पे चांसेस क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा आ जाए, क्योंकि पिछले बार जो डीएचएस का बेच बना है वो फरवरी में बना था, जनवरी लास्ट में फरवरी में बना है, तो इन लोगों को डीएचएस वालों को जो है अगला जो अब इस साल के लिए जो बेच चाहिए वो चाहिए होगा फरवरी मार्च में, जनवरी फरवरी मार्च में चाहिए होगा। तो इनके पास अभी 2 महीने हैं, 2 महीने में चाहे तो फॉर्म निकाल करके एग्जाम कनेक्ट करा करके फरवरी मार्च में नया बेच बना सकते हैं। तो इसलिए ये चांस है कि डीएचएस के फॉर्म आ जाए, है ना। हो सकता है आ जाए, वो जरूरी नहीं है, हो सकता है, क्योंकि चांसेस है इनके पास, अभी इनके पास वक्त है 4 से 5 महीने का, तो ये एग्जाम कनेक्ट करा के आप लोगों का सिलेक्शन जो है ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, डीएचएस की जो सीट है वो फ्री सीट होती है। डीएचएस जो होता है कैसा होता है, फ्री सीट होता है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसकी ट्रेनिंग होती है। और डीएमई जो है मेडिकल हॉस्पिटल्स में जो होती है ना, ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर जो है होती है, ट्रेनिंग होती है, इसमें फीस रहती है 28,000 पर ईयर, 28,000 पर ईयर की फीस होती है। और ये हॉस्पिटल्स है, जैसे याद रखिए आप, देखो डीएचएस मतलब हॉस्पिटल, यानी यहाँ पे हॉस्पिटल सर्विस समझ लीजिए, और डीएमई यानी मेडिकल सर्विस, याद रखने के लिए डीएमई फॉर मेडिकल और डीएचएस फॉर हेल्थ है, हेल्थ मतलब हॉस्पिटल, ऐसा याद रखिएगा। इसके पहले मैंने डीएमई और डीएचएस क्या होता है इसका वीडियो डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जाइएगा, सबसे ऊपर में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी आप लोगों को, वहां पर देख लीजिएगा कि डीएमई और डीएचएस क्या है। उसमें मैंने डीएमई की कितने कॉलेज हैं, यानी हॉस्पिटल, डीएमई के कितने कॉलेज हैं, किस कॉलेज में कितनी कितनी सीट है, डीएचएस के कितने हॉस्पिटल से कितने कॉलेज है, कितनी कितनी सीट है, इस सारा विवरण जो है 1370 सीटों का आपको दे दिया। टोटल 1370 सीट है, जिसमें डीएमई की 810 और डीएचएस की 508 है। डीएचएस की ज़्यादा सीट होती थी, पहले 700 कुछ होती थी, वो घट करके अब जो है कम कर दी है गवर्नमेंट ने, और ये 500 जो है 60 है, तो ऐसे 1370, पहले 1500 कुछ पोस्ट हुआ करती थी, अब 1370 पोस्ट है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डीएमई के फॉर्म 2022 के आना बिल्कुल नहीं बिल्कुल आने वाले, समझ लीजिए परफेक्ट 101% नहीं आने वाले। हाँ, डीएचएस का फॉर्म आ सकता है, ये हो सकता है, या हो सकता है कि ना आए, ठीक है, ये भी बात हो सकती है। और हो सकता है कि डीएमई और डीएचएस का जो है नया सत्र में, तो 2023 में, 2022 का एग्जाम 2023 में नया कराए, ये दोनों साथ में, जो भी संभावना है वो देखने वाला होगा। अभी 15 नवंबर तक अपन इंतजार कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अब यहाँ पे अपन मेन बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 2022 का, 2022 जो आप लोग एग्जाम दिया, 80,000 लोगों ने एग्जाम दिया, क्या रहेगा। तो जनरल का जो कट ऑफ है वो 65 से 70 नंबर का कट ऑफ रहेगा, ठीक है। यदि 65 प्लस नंबर यदि आपके जनरल कैंडिडेट के हैं, तो उसका वो चॉइस फिलिंग में भाग ले सकता है और उसका सिलेक्शन श्योर होने के चांसेस,
ठीक है। मैं यहाँ पे जो मैं कटाप आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल 99% एक्चुअल होने वाला है। बिल्कुल समझ लीजिएगा, 1% जो है इधर उधर हो सकता है। 99% कटाप यही है। मैंने काफ़ी रिसर्च करके, ठीक है, काफ़ी दिनों की रिसर्च करके, काफ़ी लोगों से बात करके, काफ़ी सारा सब एक्सपीरियंस के आधार पे आपको मैंने बताया 99% यही कटाप रहने वाला है, बिल्कुल समझ लीजिए। ठीक है। तो जनरल का जो है 65 से 70 इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, 70 प्लस होना है, 65 से 70 प्लस। ठीक है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ये लगभग लगभग सेम रहेगा। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि 2 से 3 नंबर जो है, 2 से 3 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं। ये जो कटाप है, मैंने 65 बोला है, हो सकता है कि ये 63 हो जाए, हो सकता है कि ये 68 हो जाए, तो 2 से 3 नंबर आगे पीछे हो सकता है। ठीक है। ओबीसी का जो कटाप है वो 60 से 65, यदि ओबीसी कैंडिडेट है और 60 से 65, 60 प्लस, 60 के ऊपर नंबर है, यदि कोई ओबीसी कैंडिडेट 60 के ऊपर नंबर है तो वो काउंसलिंग में जा सकता है, और 65 के प्लस नंबर है तो उसका तो श्योर सिलेक्शन हो सकता है। एसटी जो है 55 से यदि 60 नंबर लेके आ रहा है तो इसकी सिलेक्शन के चांसेस, और एसटी जो है 50 से 55 नंबर की यदि ऊपर प्लस है तो इनकी सिलेक्शन चांसेस, या मैंने पहले बताया 2 नंबर 3 नंबर जो है अप डाउन यहाँ पे हो सकता है ना। ये जो कट ऑफ है बिल्कुल 99% काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है ना। और जो है इसमें पेपर बहुत टफ आया है। काफी मानते हैं कि कुछ लोगों ने काफी नंबर लाया, पर ज्यादा नंबर लाने वाले लोग 20% है, यानी लगभग लगभग यही कट ऑफ रहने वाला है, 2 से 3 नंबर आगे पीछे रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात जो है, देखिए, दावा आपत्ति आप लोगों को मांगे गए हैं। दावा आपत्ति जो मांगे गए हैं वो कब तक मांगे गए हैं, गए गए थे 29 तारीख तक जो है आपको दावा आपत्ति मांगे गए हैं यहाँ पर। ये 29 दावा आपत्ति जो है आपको 29 अक्टूबर तक मांगी गई, जो कि डेट निकल चुकी है। 29 अक्टूबर, यदि आपको कोई दावा आपत्ति देना था तो ये वेबसाइट पर जाकर के आपने दिया होगा। ठीक है। वहां पे ऑप्शन था 29 अक्टूबर तक, यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आपको लगा आपने देने पर ये गलत है, इसके चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन गलत है, या कोई भी सही आंसर नहीं, जो भी है प्रश्न, या प्रश्न ही सही नहीं है, प्रश्न ही नहीं पूछा गया, ऐसी कुछ बात थी, दावा आपत्ति आप 29 अक्टूबर तक दे सकते थे। 29 अक्टूबर के बाद अब जो है पीईबी एक समिति बनाएगी जो इन दावा आपत्ति पर विचार करेगी, और सही मॉडल आंसर शीट बना करके जो है आप लोगों का जो है रिजल्ट तैयार किया जाएगा। लगभग लगभग 15 नवंबर तक आपका जो रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो रिजल्ट है, तो लगभग लगभग जो है 15 नवंबर के बाद या 15 नवंबर के आसपास रिजल्ट आपका बिल्कुल आ जाने वाला है। ठीक है। समिति बना ली गई होगी, अभी आज 1-2 तारीख है, समिति बना ली गई होंगी, और समिति जो 1 सप्ताह के अंदर इसका निर्णय लेकर के जो है आपके पेपर जो है मॉडल एनालिसिस के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर फटाफट से चेक कर लेगा, और लगभग 15 नवंबर के बाद या 15 नवंबर के आसपास, यानी सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, इसमें रिजल्ट जो है आप लोगों का आ जाएगा। और काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट मैंने बताया आपको 15 नवंबर के आसपास, यानी 15 नवंबर के बाद, जनरली बाद ही आएगा, 15 नवंबर के बाद ही आएगा, 16, 17, 18 नवंबर जैसे ही मांगी थी, 15 नवंबर के आसपास। काउंसलिंग भी इसी के आसपास है। काउंसलिंग की जो डेट दिया हुआ है आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट पर, डेट दिया है वो नवंबर सेकंड वीक से दिया हुआ है। नवंबर के सेकंड वीक, मतलब रिजल्ट हुई 15 के आसपास, 15 के पास से स्टार्ट होगा, रिजल्ट आपके आएगा और काउंसलिंग स्टार्ट होगा। ठीक है। रिजल्ट के आने से काउंसलिंग, तो काउंसलिंग जो है 15 नवंबर से, सेकंड वीक से लास्ट वीक, यानी 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में काउंसलिंग का प्रोसेस कर लिया जाएगा। और जो है दिसंबर से नई बैच स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को दिसंबर में जिनका सिलेक्शन होता है उनको अपने अपने स्थान पर जाकर के जो है ट्रेनिंग चालू करनी होगी दिसंबर से। ठीक है। क्योंकि अक्टूबर से, पिछले सत्र में अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी थी, अक्टूबर नवंबर से। इस बार एक महीना लेट, 2 महीना जो है लेट चल रहा है सत्र ना, इस बार लेट हो गए, तो जल्दी से जल्दी ये काम होने वाला है, बहुत जल्दी ये काम होगा, और जल्दी से सत्र को स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि पिछले बार से वैसे लेट चल रहा है। अब यहाँ पे एक बात समझना है कि काउंसलिंग जो है अब किसकी होने वाली है। कई लोग ये बोल रहे हैं कि सर डीएमए का एग्जाम हुआ है, पर डीएचएस की काउंसलिंग भी क्या इसी से होने वाली, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस बात पर। यहाँ पे जो काउंसलिंग है, हो सकता है, मे बी हो सकता है, अभी जो एग्जाम हुआ है आपका वो डीएमई के लिए हुआ है, 810 सीट के लिए हुआ है, डीएमई का एग्जाम हुआ है ना। इसके लिए जो है 560 सीट है डीएचएस की फिलहाल। तो डीएमई के लिए, अब डीएमई के लिए एग्जाम हुआ है तो काउंसलिंग डीएमई की तो बिल्कुल होना ही है 810 सीटों पर क्या यहाँ पे डीएचएस की भी काउंसलिंग इसी एग्जाम से करा ली जाएगी? तो हाँ, बिल्कुल संभव है, और ये बात मैंने पहले के वीडियोज में जब फॉर्म भर रहे थे आपको तब भी बताया हुआ था, और अब कहा हुआ था कि आप डीएमए का फॉर्म, कई लोगों का ऐसा था कि सर हमको फ्री में लेना है, डीएचएस वाले में लेना है एडमिशन, हमको फ्री वाले हॉस्पिटल्स में करना है, हमको मेडिकल कॉलेज में नहीं करना है, पेमेंट वाला फीस वाला नहीं करना है, हम इसी में करना चाहते हैं, हमको इसी में सिलेक्शन लेना है, तो हम इसलिए फॉर्म नहीं भर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था कि डीएमए का फॉर्म भर दीजिए अभी, क्योंकि डीएचएस का फॉर्म आएगा नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं है। ठीक है। हो सकता है कि डीएमई का जो एग्जाम करा रहा है उसी से डीएचएस वाले काउंसलिंग करा लें, और अपनी जो है सीट जो है कैंडिडेट जो है वो मतलब जो है ले लें, यहाँ से उठा लें। ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा हुआ था, ये संभावना है बिल्कुल। आप ये 15 तारीख के आसपास आपको मालूम हो जाएगा, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मालूम हो जाएगा। जनरली ऐसा होता है कि पहले जो काउंसलिंग होती है वो डीएचएस की फ्री वाली जो है
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो होती है फ्री वाली वो पहले होती है ना, और डीएमई की बाद में होती है। परंतु पिछले बार लास्ट बार 2020 में क्या हुआ था, डीएमई की पहले कराया था और डीएचएस की बाद में कराया। जनरली होता यह है कि डीएचएस की पहले होती है, डीएमई की बाद में होती है। फ्री सीट की पहले होती है, ज्यादा नंबर लेने वाले लाने वाले फ्री सीट में चल जाते हैं, जो कम नंबर लाने वाले वो पेमेंट सीट में जाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता था। पर पिछले बार क्या हुआ था कि डीएमई की पहले हुई थी और डीएचएस की जो है बाद में हुई। पर जनरली अब इस साल से शायद तो सुधर जाएगा, डीएचएस का पहले होगा, डीएमई का पहले बाद में होगा। पर अभी फिलहाल डीएमई का एग्जाम हुआ है, इस पे तो काउंसलिंग होना ही है। पर क्या इस पे काउंसलिंग होगी, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगी। अब देखने वाला विषय होगा कि 15 नवंबर के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो डीएचएस डीएमई दोनों की कराता है, या ओनली डीएमई की होगी और डीएचएस के फिर से फॉर्म निकाल के एग्जाम कराएगा। तो यहाँ पे एक बात समझ लेना कि एग्जाम कराना कोई हलवा नहीं है। एग्जाम कराने के लिए बहुत सारा पैसा, मेन पावर, मनी पावर, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारा एक समय लगता है, बहुत सारे पेपर सेट करना, बनाना, पीईबी का काम होता है, गवर्नमेंट सारी चीज़ों की व्यवस्था करना बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि एमपी स्तर पे करना है, कोई एक जगह पे नहीं करना है। तो डीएचएस का एग्जाम निकालने की बजाय, फॉर्म निकालने की बजाय डीएमए से काउंसलिंग कराने के ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं कि इसी से वो ले लेगा। क्योंकि काफ़ी लोगों ने बैठा भी है एग्जाम में, 80,000 लोग बैठे हैं, उसी में से चुनना भी है इनको। तो हो सकता है कि दोनों ये काम कर दें, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही डिपार्टमेंट है, दोनों का जो है हेल्थ विभाग का ही काम है। बस ऐसा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से यहाँ पे प्राइवेट जो है सेमी गवर्नमेंट जो है मेडिकल कॉलेज है, तो दोनों का एक ही काम है, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं, एक ही डिपार्टमेंट है। तो हो सकता है कि ये है ना जो है इसी एग्जाम से डीएचएस की काउंसलिंग भी होता है। यदि ऐसा है तो जिन लोगों ने डीएचएस में जाना है करके डीएमई का फॉर्म नहीं भरता, उन लोगों के लिए बहुत बेड लक है। मैंने पहले ही कहा था कि फॉर्म भर दीजिए, होगा नहीं होगा, करना है नहीं करना बात का मैटर है, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हो सकता है डीएचएस की काउंसलिंग इसी एग्जाम से करा ले, हो सकता है फरवरी, अभी नवंबर दिसंबर आपके पास समय है, डीएचएस के 2 महीने में फॉर्म आ भी जाए, कुछ भी हो सकता है। देखना होगा, नवंबर 15 नवंबर तक का इंतजार कर लीजिए, 15 दिन का, और सब स्थिति क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट, यदि आपका पीएनएसटी में काउंसलिंग में यदि आप जाते हैं, काउंसलिंग में आपका नंबर आ गया, काउंसलिंग आप कर रहे हैं, ध्यान रखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स तैयार करिएगा जिनके 60+ नंबर हैं, उनका तो श्योर सिलेक्शन है। जिनका 60, थोड़ा कैटेगरी में थोड़ा कुछ हो सकता है, और 60+ जिसके नंबर है वो श्योर सिलेक्शन है। और ये डॉक्यूमेंट जो तैयार रखेंगे ना, 10th 12th की मार्कशीट ना, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवासी प्रमाण पत्र। ध्यान रखिएगा ये दोनों ही प्रमाण पत्र कैसे होने चाहिए, डिजिटल होने चाहिए, डिजिटल, ठीक है। आजकल डिजिटल बन जाता है, जिसके पास नहीं है तो बनवा लीजिएगा जल्दी से, है ना। कास्ट और डोमिसाइल डिजिटल सर्टिफिकेट लगता है ना। फॉर्म जो आपने भरा था, फॉर्म का रिसिप्ट और टीएसी मतलब आपका एडमिट कार्ड जो संभाल के रखिएगा। और जो फॉर्म भरते उसकी रिसिप्ट मिली होगी 2-3 पेज की, है ना, जहाँ जिस कैफे में भरा होगा उस कैफे वाले ने आपको भुगतान हो गया, और जो जो जानकारी आपने भरी थी, आपका नाम वाम जो भी सब कुछ था, उसका डिटेल दिया होगा, फोटो का दिया होगा 2-3 पेज का, उसको संभाल के रखिएगा। टीएसी जो है आपका, टेस्ट एडमिट कार्ड, उसको संभाल के रखिएगा। 4 कलर्ड फोटोज आपको लगेंगी, और कोई भी आईडी प्रूफ जो है जिसमें आपका फोटो हो, आपका नाम हो, मोबाइल नंबर लिंक हो, ऐसा कुछ। तो इसके सबसे बेस्ट होता है आधार। तो ये आपका ओरिजिनल आधार जो है बायोमेट्रिक वाला, वो आपके पास होना चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की तैयारी करके रख लीजिए, ठीक है। अब एग्जाम तो आपने दे ही दिया है, नंबर जो है अब डिपेंड करेंगे नॉर्मलाइजेशन पर। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा फिर से एक बार नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस मैंने सामने भी आपको वीडियो में बताया है कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या है। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए 10 शिफ्ट में जो है आपका एग्जाम हुआ है, 10 जो है शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए हैं, ठीक है। तो 10 शिफ्ट में जो एग्जाम हुए हैं उसमें याद रखिएगा 10 शिफ्ट 810 सीट है, और 10 शिफ्ट में आप लोगों ने एग्जाम दिया है। तो जो एक शिफ्ट में से जो है 81 कैंडिडेट जो है चुने जाएंगे। 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, क्या 810 सीट है, 10 सीटों में एग्जाम हुआ है, 81 कैंडिडेट जो है चुने जाएंगे। यदि मान लीजिए इसमें डीएचएस की काउंसलिंग में जुड़ जाती है तो 560 सीट फिर जुड़ जाएगी। पर मैं अभी वो हो सकता है नहीं हो सकता, दोनों बातें हैं, इसलिए मैं सिर्फ अभी जो परफेक्ट है उसकी बात करूँ कि डीएमई का काउंसलिंग तो इसमें होना ही है। तो हर शिफ्ट से इससे जो है 81 लोगों को लिया जाएगा, यही नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है। अब आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट शिफ्ट 18-19-20 का जो फर्स्ट शिफ्ट था, 18-19-20 का, 18-19 और 20 तारीख के पेपर में फर्स्ट के लोगों ने जो है, इनके जो है बहुत ही कम नंबर आए हैं। मान लीजिए इनके 60 नंबर बहुत ज़्यादा आए हैं, ज़्यादा नंबर 60 होगा, ठीक है। और जो 21 तारीख का जो शिफ्ट है, फर्स्ट और सेकंड वाला, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड वाला, इनके काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं, इन्हें बहुत स्कोरिंग करी है। तो इनको दोनों को इक्वल किया जाएगा, है ना। इसको 70 पे लाया जाएगा, प्रयास किया जाएगा, इसको भी 70 पे लाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। ऐसा होगा, मतलब 70 पे नहीं रहेंगे, मतलब 60 वाला जो है 68 पे पहुंचेगा, और जो 80 वाला है वो 72 पे पहुंचेगा। तो जो ज़्यादा वाला ज़्यादा पे रहेगा, जो कम वाला है वो कम पे रहेगा, बिल्कुल।
अब ये मत सोचिए कि 80 नंबर लाने के बाद 60 वाला हमसे आगे बढ़ जाएगा तो फिर हमारा क्या मतलब होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप यदि ज्यादा नंबर लाए तो बिल्कुल ज्यादा पे रहोगे, है ना, आपका ही पहले सिलेक्शन होगा, पर ऐसी प्रोसेस की जाएगी, मतलब 60 वाला 68 में पहुंच जाएगा और 80 वाला 72 में पहुंच जाएगा, इस तरह से होगा और ये दोनों का ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये ऐसे जो 60 में है और वो सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो बिल्कुल ऐसा मत समझिए, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है ना। 15 तारीख तक रिजल्ट आज तक इंतजार कर लीजिए, ये प्रोसेस है नॉमिनेशन का। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 81 कैंडिडेट को चूज करना है, मतलब 81 कैंडिडेट इनको चुनना है। तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए 60 नंबर वाले हैं, ठीक है, और यहाँ पे कितने नंबर वाले, 80 नंबर वाले, तो भाई 80 नंबर वाले ज्यादा सिलेक्शन हो जाएंगे। मान लो 80 नंबर वाले यहाँ से, 80 नंबर वाले इन दो बेच से कितने निकल गए, 150 निकल गए, और यहाँ से कितने निकल रहे हैं, मात्र 50 निकल रहे हैं तीन बेच से। तो ये ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से 150 ले लेंगे और वहां से 50 लेंगे। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, सभी जो 10 आपकी जो 10 शिफ्ट हुई है, 10 शिफ्ट के एग्जाम में सबसे 81 बोल रहा हूँ, हो सकता है एक दो आगे पीछे हो सकता है, 80 हो सकता है, 82 हो सकता है, तो लगभग 81 हर एक शिफ्ट से 81 कैंडिडेट चुने जाएंगे। यही प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन का, है ना, इक्वल करने का, ठीक है, कैंडिडेट को इक्वल मार्क्स पे ला करके बराबर बराबर सभी शिफ्ट से बराबर कैंडिडेट का सिलेक्शन करना, यही है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। इसलिए आपने कई बार इसके पहले बहुत सारा एग्जाम दिया होगा तो आपने सुना होगा कि किसी के कम नंबर थे पहले तो वो बढ़ गए, किसी के ज्यादा नंबर थे तो वो कम हो गए, तो यही प्रोसेस होता है। अब यहाँ भी अक्सर ऐसा होगा कि यदि आपने मान लीजिए 60 नंबर लाया तो आपके बढ़ के 68 हो जाएंगे, आपने 80 नंबर लाया तो आपके घटकर 72 हो जाएंगे। यही नॉर्मलाइजेशन है, इसी को इक्वल करने का प्रयास किया जाता है और समान संख्या में सभी शिफ्ट से जो है 80 81 82 जो है कैंडिडेट का चुनाव होगा। एक दो आगे पीछे हो सकता है वो, है ना, पर लगभग लगभग जो है एवरेज जो है 81 का होगा। तो जो 60 नंबर लाने वाला ये सोच रहा है कि मैं तो सिलेक्शन से बाहर हूँ और वो फ्रस्ट्रेट और उदास हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो 60 वाला 68 पे पहुंच जाएगा और उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और जो 80 वाला है ना, वो ये सोचेगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो हो सकता है कि वो 80 वाला 72 70 पे आ जाए, उसका भी सिलेक्शन होने के चांसेस है, ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं होगा, ठीक है, पर हो सकता है कि सिलेक्शन से बाहर हो जाए। जैसे मान जनरल कैटेगरी का 80 नंबर ला रहा है, हो गया, उसका 70 हो गया, 70 का जनरल में सिलेक्शन नहीं हो रहा, 72 के ऊपर, तो वो 80 वाला 70 होकर के बाहर हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जिसके कम नंबर है, तो मैंने आपको बता दिया प्रोसेस जो है, लगभग जो कट ऑफ है वो 99% श्योर कट ऑफ बिल्कुल ये होने वाला है, 2 से 3 नंबर आगे पीछे होगा यदि आपकी, मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है, कट ऑफ आपने देख लिया है ना। थैंक यू, गुड लक।